नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। पुनः एक नए वीडियो में एक रोचक प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित है। कम समय में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सभी विषयों से अध्ययन करने का हम लोग प्रयास करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न का पार्ट्स, प्रश्न का जो उत्तर होगा उसको भी देखते चलेंगे। इससे क्या होगा कि जो उससे रिलेटेड प्रश्न होगा उसे भी आप आसानी से इतने ही समय में ग्रहण कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ्य प्रश्न का डिटेल नहीं जाएंगे। एक प्रश्न से, एक शब्द से अनेक सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन उतना हम लोग डीपली यहाँ पे अध्ययन नहीं करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न से प्रारंभ करें। खो का यानी खो का उच्चारण स्थान क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि क वर्ग की बात करें व्यंजन वर्ग में, तो क ख ग घ, क ख ग घ, उसके बाद इसी में ह आ जाता है। क वर्ग छोड़ करके चलेंगे, ह और विसर्ग भी। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो निश्चित रूप से अब यह जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर प्राप्त हो चुका है। क ख, तो ख पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि कंठ से ख का उच्चारण होगा। इसके बाद और भी कुछ जानकारी प्राप्त करें हम लोग। यदि तालु की बात की जाए तो च वर्ग, च छ ज झ, यह तालु से हो जाता है। तालु से उच्चारण स्थान होता है च वर्ग का। उसके बाद ट ठ ड ढ करें तो यह मूर्धा से होता है, यानी कि ट वर्ग में मूर्धा से। उसके बाद त थ द ध, यानी कि त वर्ग, इसको त वर्ग कहेंगे। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से, और इसी प्रकार से और भी है। प फ ब भ, प वर्ग की बात करें फ वर्ग की, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, यानी कि दोनों ओंठ के स्पर्श होने से होता है। प फ ब भ। आप बोल करके भी इन वर्णों के उच्चारण स्थान को आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक आध दो वर्ण ऐसे हैं जो कि आपके बोलने से वह सही से सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन समान रूप से आप पता कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग खो का उच्चारण स्थान इसमें ढूंढते हैं। तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कंठ से ख का उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, उष्ण वर्ण है, यानी कि उष्ण वर्ण कौन सा है? तालबसो, को, हो, लो। तो इसमें देखिए उष्ण वर्ग में यदि कुल वर्ण की संख्या देखें तो 4 होती है उष्ण वर्ण में, और वह है तालबसो, उसके बाद मूर्धन्त सो, फिर दंत सो, और एक हो भी आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे तालबसो ए और हो थोड़ा सा मिसिंग हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन सेट करने में हो नहीं देना चाहिए था, कारण कि तालबसो भी उष्ण वर्ण है, हो भी उष्ण वर्ण है। तो यहाँ पे कोई दूसरा वर्ण हो जाता तो यह राइट आंसर ए होता। चलिए हम लोग को समझना है, चाहे जो भी हो। उष्ण वर्ण हम लोग समझ चुके हैं कि इसकी संख्या कुल 4 होती है। फिर से पुनरावृत्ति करें, तालबसो, मूर्धन्यसो, दंतसो और हो। तीसरा नंबर प्रश्न में संधि से रिलेटेड प्रश्न है। विद्या जोड़ आलय में किस वर्ण का मेल है? तो विद्या, विद्या में लास्ट में अ आता है। उसके बाद आलय में यहाँ से देखिए आ प्रारंभ हो रहा है, तो क्लियर हो चुका है। ओ जोड़ आ का, ओ जोड़ आ का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चौथा नंबर प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर, इस क्वेश्चन को पुनः हम लोग 4 नंबर प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और उसके बाद तीसरा होता है विसर्ग संधि। और यहाँ पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि
और पाँचवा होता है अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए हैं। ऑप्शन नंबर वी सही है। 5वां नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। विसर्ग संधि है, इसमें शब्द दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि कौन सा विसर्ग संधि, किसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसका संधि विच्छेद करके हम लोग समझें। गणेश का संधि विच्छेद कीजिएगा तो गण जोड़ ईश होगा। यानी कि समान रूप से यह देखेंगे कि विसर्ग संधि में विसर्ग जरूर आएगा, बस उसी की पहचान हो जाएगी कि विसर्ग संधि है। नयन का संधि विच्छेद करें तो ने जोड़ आयन। इसके बाद निर्जल का संधि विच्छेद करें तो निह जोड़ जल। और देवेश का संधि विच्छेद करें तो देव जोड़ ईश होता है। अब क्लियर हो चुका है कि निह जोड़ जल यानी कि निर्जल आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर में हम लोग चलें। यहाँ से इंग्लिश कुछ प्रश्न बनाया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसे देख लेते हैं। आर्टिकल्स निम्नलिखित हैं। तो आर्टिकल्स की जानकारी हम लोग को है ए, एन और द। 3 प्रकार के आर्टिकल्स हैं। तो ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, यानी कि यह हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल और द हो गया डिफिनिट आर्टिकल। तो ऑप्शन में आपका ए भी है, एन भी है, द भी है और नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में ऑल, क्योंकि ऊपर तीनों आर्टिकल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा और इसे सुधार कर लेंगे, इसमें ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है 7 नंबर। देयर इज ए लीडर। देयर इज ए लीडर और खाली स्थान है, यहाँ पे फिल करना है टीचर्स। यानी एक नेता है शिक्षकों के बीच में। तो क्या होगा? मिडिल होगा, बिटवीन होगा, एमोंग होगा या तो फिर नन ऑफ दिस होगा। मिडिल का अर्थ हम लोग समझें। मिडिल का एक के बीच में होता है, मिडिल का प्रयोग करेंगे एक के बीच में। उसके बाद बिटवीन का प्रयोग करना हो तो 2 के बीच में, 2 के बीच में। और एमोंग का प्रयोग करना हो तो 2 से अधिक, यानी कि यह बहुत सारे, बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसमें देयर इज़ ए लीडर, एक नेता है शिक्षकों के बीच में, बहुत शिक्षक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एमोंग का प्रयोग होगा। देयर इज़ ए लीडर एमोंग टीचर्स। 8वां नंबर प्रश्न में हम लोग चलें। आई लीव, यहाँ भी प्रीपोजिशन ही फिलअप करना है। तो आई लीव खाली स्थान है इंडिया। तो आई लीव इन इंडिया, बड़े शहरों के लिए, बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। इन मतलब में यदि छोटा जगह हो तो उसके लिए ऐड का प्रयोग, इसका अर्थ भी होता है में। और ओन पर को सूचित करता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा, आई लिव इन इंडिया। चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 9 नंबर में यहाँ पे डिग्री से प्रश्न आया हुआ है। गुड का सुपरलेटिव डिग्री है। तो गुड GOOD गुड, यह पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद कंपैरेटिव में बेटर होता है, BETTER बेटर। और सुपरलेटिव में BEST बेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 10 नंबर प्रश्न में हम लोग चलें। इट रैन टूडे, खाली स्थान है, इट खाली स्थान रैन टूडे। तो इसमें एक्सुलरी वर्ब फिलअप करना है, मे, कैन, मस्ट, नन। तो यह इट रैन टूडे यानी कि वर्षा होने की संभावनाएं यहाँ पे बताई गई है। तो निश्चित रूप से मे का प्रयोग होगा, इट में रैन टूडे। ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 नंबर प्रश्न में इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है भगत सिंह, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और अन्य यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी है, इन्होंने भी एक नारा दिए थे, वंदे मातरम। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी का नारा था वंदे मातरम।
इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस का भी नारा था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और महात्मा गांधी का भी था नारा करो या मरो, इसका भी था, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं, याद हो जाएगा, करो या मरो। और भी था हे राम, हे राम। उसके बाद भारत छोड़ो, यह भी इसका नारा था महात्मा गांधी का। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केशव चंद्र सेन की बात करें तो इन्होंने भी एक समाज की स्थापना की थी और वह था प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का भी इस प्रकार से संगठन था। पहला बेलूर मठ के रूप में जाना जाता है, बेलूर मठ। उसके बाद और भी था यहाँ पे रामकृष्ण मिशन, इन्हीं का था। उसके बाद दयानंद सरस्वती की भी बात कर लेते हैं। यह आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज। अगला प्रश्न में 13 नंबर में हम लोग आ चुके हैं और चंपारण सत्याग्रह संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद सरस्वती, भगत सिंह। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड थे। और यहीं पे बाबा रामचंद्र की बात करें, इसके बारे में लिखें तो बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा, अवध किसान सभा के संस्थापक थे। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करें तो बिहार किसान सभा, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, याद हो जाएगा, बिहार किसान सभा, इसके संस्थापक थे। और भगत सिंह की भी बात कर लेते हैं, तेभागा आंदोलन से यह रिलेटेड थे, तेभागा आंदोलन। और भी सारी बातें हैं सभी लोगों से जुड़ा हुआ, लेकिन हम लोग जो समान रूप से अच्छे प्रश्न बन रहे हैं उसको ही शामिल करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी मार्च 1946, मार्च 1945, मार्च 1947, इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन की स्थापना मार्च 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 15 नंबर, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यानी 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था, वह कहाँ हुआ था, यह पूछा गया है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, उसके बाद दूसरे की बात करें तो 1931 ईस्वी और तीसरा 1932 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है 16 नंबर, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? यानी कि नागरिकता का, तो यह राइट ऑप्शन आपका भाग 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 1 की बात करें तो इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 3 की बात करें, इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित। और भाग 4 की भी बात कर लेते हैं तो इसमें मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र कितने अनुच्छेद में वर्णित है? 17 नंबर प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, 1 से 4 तक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि 1 से 4 अनुच्छेद में
संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद 5 से 11 की बात करें तो इस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसके बाद आगे इसका है नहीं, यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यह जो अनुच्छेद 5 से 11 है इसमें नागरिकता की बात कही गई है, नागरिकता। और अनुच्छेद 12 से 35 में यह मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, मौलिक अधिकार। और 36 से 51 में यह नीति निर्देशक तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। 18 नंबर प्रश्न है, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका ऑप्शन है 367, 368, दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका 368 होगा। इस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में, ध्यान दीजिएगा, एक संविधान संशोधन हुआ था और प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर 42वें संशोधन होगा। ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को पहली बार जोड़ा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। कब हटाया गया? 42वें संशोधन के द्वारा, या तो फिर 43वें संशोधन के द्वारा, या तो फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 44वें संशोधन, या तो फिर 45वें संशोधन के द्वारा। तो आपका राइट आंसर 44वें संशोधन द्वारा संविधान में संशोधन किया गया था, 44वां संशोधन। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में जाना गया था। अगला प्रश्न है 21 नंबर, टाइटन, ज्योग्राफी से आ गया प्रश्न। टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा है, यानी कि टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा है और किस ग्रह का है? बृहस्पति, शनि, बुध, मंगल। तो यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और शनि में कुल उपग्रह की संख्या 30 है और इसमें सबसे अधिक बड़ा यही टाइटन है और सबसे कम घनत्व इसी ग्रह का माना जाता है। सबसे कम घनत्व की बात करें तो शनि ग्रह को कम घनत्व वाला ग्रह माना गया और सबसे अधिक भी बात कर ले तो पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। 22 नंबर प्रश्न, महासागरीय जलधाराएं होती है, गर्म ठंडी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो महासागरीय जलधाराएं दोनों प्रकार की होती है, गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 नंबर, वान झील कहाँ स्थित है? वान झील कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन के अनुसार से हम लोग यदि इसमें ढूंढें तो वान झील तुर्की में स्थित है और यह सर्वाधिक लवणता वाला, यानी कि सर्वाधिक लवणता वाला झील है जिसकी लवणता 330% तक होती है। 24 नंबर प्रश्न, किस मंडल में धूल कण और जलवाष्प होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है क्षोभ मंडल, यही आपका सही होगा। उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक और होता है वह बाह्य मंडल है जो कि सबसे बाहरी परत होती है। तो धूल कण और जलवाष्प शुरू का मंडल यानी पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक होती है, 12 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसमें धूल कण की ही मौजूदगी होती है। इसके बाद चलिए 25 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। 25 नंबर प्रश्न में, किस मंडल में तापमान समान पाया जाता है, यानी कि इक्वल तापमान और टेम्परेचर समान पाया जाता है, घटता बढ़ता नहीं है? क्षोभ, समताप, मध्य, आयन मंडल। तो स्पष्ट है समताप, सम मतलब बराबर, ताप
ताप मतलब टेम्परेचर, वही तापमान हो गया। तो बराबर तापमान समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न फिजिक्स से रिलेटेड, भौतिकी से है। आवृत्ति का एसआई मात्रक पूछा गया है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें एच जेड हर्ट्ज यही होता है, हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह भी सही है आपका। उसके बाद बी नंबर है 37 डिग्री, इसको 37 डिग्री सेल्सियस कर लीजिएगा, यहाँ पे मिसिंग हुआ है, ये सेल्सियस होगा सी। उसके बाद 310 डिग्री, यह भी मिसिंग है, यहाँ पे केल्विन होगा, 310 डिग्री केल्विन। तो आपका उपर्युक्त तीनों हो जाएगा। यदि फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री होता है। उसके बाद डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310 डिग्री केल्विन हो जाता है। 310 केल्विन, इसको डिग्री नहीं पढ़िएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, एक ही ताप को प्रदर्शित करता है, एक ही ताप को कौन प्रदर्शित करता है? तो यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। 2 ऑप्शन है, निश्चित रूप से आप सही जवाब इसका दे ही देंगे। पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस था, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे। मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ा हूँ। अगला प्रश्न है 29 नंबर, डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिकतम मापा जा सकता है तापमान, यानी कितना अधिकतम मापा जा सकता है? तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 110, 150, 200। तो 110 डिग्री मैक्सिमम तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है, जिसे फ़ारेनहाइट या थर्मामीटर भी कहा जाता है। तो इससे मैक्सिमम 110 डिग्री का ताप मापा जा सकता है, और इतना ताप मापने की आवश्यकता होती भी नहीं है, यह बहुत हाई टेम्परेचर है। इस स्थिति में इसके पहले ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है बुखार से। अगला प्रश्न है 30 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसमें चलिए ऑप्शन देखिए, 7 आवर्त होता है। आवर्त की संख्या कितनी होती है? आवर्त की संख्या 7 होती है, और वर्ग की संख्या 18 है। या आधुनिक आवर्त सारणी की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की चर्चा की गई है, केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न चलें 31 नंबर में, HENEARKRXCRN कैसी गैसें हैं? तो यह संकेत है, He से हो गया आपका हीलियम, उसके बाद Ne से नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और Rn से हो जाता है रेडॉन। तो यह कौन सी गैसें हैं? तो अक्रिय गैसें हैं निश्चित रूप से। निष्क्रिय गैसें हैं, यह भी जरूरी है। यह दोनों आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, जीवाणु होते हैं। अब हम लोग अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं है। जीवाणु होते हैं, एक कोशीय, 2 कोशीय, उपर्युक्त दोनों, इनमें से नहीं कोई। तो जीवाणु एक कोशीय होता है, यानी कि एक सेल का जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न, है दूध से दही बना कौन सा परिवर्तन? इसको बनना पढ़िएगा, नोआ का बनना। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, बी नंबर। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न, पायरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। पायरिया से प्रभावित होने वाला क्या अंग है? मुंह, मसूड़े, आंत, मस्तिष्क। तो मसूड़ा प्रभावित होता है, पायरिया रोग मसूड़ा में ही लगता है। और अंतिम प्रश्न है 35 नंबर, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होता है?
तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होता है, यह प्रश्न है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, और भी ऑप्शन है, तो यह 4 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार से इसमें कुल 35 प्रश्न हम लोग अध्ययन किए, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ अन्य पार्ट्स प्रश्न भी अध्ययन किए, यानी कि प्रश्न से जुड़े हुए अन्य प्रश्न का भी अध्ययन करते हुए गए। तो मिला जुला करके देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या लगभग 50 से अधिक ही होगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।